मैंने अपना 8वीं तक का शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर जोरीमना से किया। उसके बाद 8वीं से 12th तक मैंने श्री मरुधर विद्यापीठ से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। एक बार सिलेक्शन नहीं होता, चयन नहीं होता तो निराश हो जाते। आपने ठीक कहा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा वहाँ हो गया मेरा, तो ऐसा हो जाता है कई बार सिलेक्शन नहीं होता तो निराश। उनको लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा उनसे यही कहना है कि असफलताएं नहीं आएगी तब तक उस ज़िंदगी का जीने का या मेहनत करने का कोई मज़ा नहीं है। जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं लड़ोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। और कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर दुनिया में सक्सेस हुआ है तो वो बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ के ही सक्सेस हुआ है। तो कोई भी कठिनाई आए उससे अब तुम हिम्मत से डटकर सामना करोगे तो सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेगी। को बाहर नहीं भेजते, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपको पहले से ख्वाहिश थी या फिर वहाँ जाने की, या फिर क्या करने की इच्छा है? मेरे को गर्ल्स एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट करना है मुझे। और नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमना। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखें, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आज आपके मोबाइल की स्क्रीन भी शख्सियत, ये वास्तव में एक पेपर, एक प्रतिभा है जो धोरीमना क्षेत्र की लाडली बेटी प्रतिभा है, जो देश ही नहीं विदेश में अपने नाम का डंका बजा के अपने देश से लौटी है। जो आज मैं उनके यहाँ इंटरव्यू करने या उनसे कुछ एक बातें आपकी जो शेयर करने पहुँचा हूँ। जो धोरीमना क्षेत्र के पहले 2018 में विधानसभा के प्रत्याशी रहे भिखाराम जी की सुपुत्री प्रतिभा है, जो वास्तव में प्रतिभा है। और एक हरियाणवी में डायलॉग है कि थाका छोरा मागे छोरे के कम है के, तो ठीक है वैसे ही प्रतिभा जो धोरीमना की है और वो प्रतिभा ने अपना नाम दुनिया में और किया है। मैं उनके साथ हूँ, कुछ एक बातें शेयर करवाऊँगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साउथ कोरिया में कहाँ से ये एजुकेशन लिया था? साउथ कोरिया में हानयंग यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर कंप्लीट की अभी। ये कौन सी डिग्री होती है? मास्टर डिग्री। अच्छा, इससे करने के बेनिफिट्स है, फ़ायदे क्या है? फ़ायदे तो अगर हम कहें मास्टर ग्रेजुएशन के बाद मास्टर करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जिस फील्ड में आप अपना करना चाहते हैं उस फील्ड से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। जैसे मेरा कोरियन लैंग्वेज और एजुकेशन रहा है तो उसके हिसाब से मेरा टीचिंग फील्ड भी है और दूसरा मेरा ट्रांसलेशन का भी रोल रहा है, तो मैं उस फील्ड में भी अपना काम कर सकती हूँ। अगर आपको देखेंगे तो बहुत से लोग ये वहाँ जाना चाहेंगे, तो इसके जाने के लिए प्रोसेस या प्रक्रिया क्या है? ये वैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है और जिस स्कॉलरशिप के थ्रू मैं गई थी वो थी ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जो प्रतिवर्ष कोरिया गवर्नमेंट, इंडिया भारत गवर्नमेंट के कुछ बच्चों को दी जाती है। और उस गवर्नमेंट के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे जा सकते हैं। और ना कि वो स्कॉलरशिप, और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, कोरिया फाउंडेशन है, पोस्को स्कॉलरशिप है, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जिसके तहत बच्चे कोरिया या फिर और अदर कंट्री से रिलेटेड भी, अगर भारत के कनेक्शन जिस कंट्री के साथ अच्छे हैं उधर बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं, उन स्कॉलरशिप के थ्रू वो विदेश के किसी भी कोने में पढ़ाई कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर जाने के लिए 12वीं 12th करने के बाद जा सकते हैं या फिर और कोई एजुकेशन लेना पड़ता है या फिर इसके एग्ज़ाम होता है, कैसे जाना पड़ता है? नहीं, अगर आप 12th करके जाना चाहते हैं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए जा सकते हैं, और मास्टर करके जाना चाहते हैं तो PhD के लिए भी जा सकते हैं, रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। और मेजर कोई भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कोरियन आती है तभी जा सकते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब इंडिया से साउथ कोरिया में एजुकेशन पद्धति, मतलब शिक्षा की वहाँ पे पद्धति कैसी है? परिवर्तन है या क्या है? वहाँ कितनी परिवर्तन है, अलग कितनी है? एजुकेशन अगर माने तो वैसे वो सबको एजुकेशन देना प्रेफरेंस मानते हैं। हमारे वहाँ भी ऐसा ही कुछ है, बट कुछ पिछड़े तबके हैं वहाँ नहीं है अभी। बट अगर बात एजुकेशन की करें तो मेरा मानना है कि इंडिया का एजुकेशन कंपेयर टू कोरिया बहुत अच्छा है। कोरिया की इंडिया से काफ़ी अच्छे है? इंडिया का बहुत अच्छा है। इंडिया का अच्छा है, कोरिया की स्थिति ठीक नहीं? नहीं, अच्छा है, बट कंपेयर टू इंडिया का अच्छा है। खैर, आप वहाँ कोरिया में रह के आए हो तो कोरिया इन कल्चर, मतलब कोरिया की संस्कृति कैसी है? संस्कृति और कल्चर जब हम एक दूसरे देश विदेश की बात करेंगे तब कुछ ये डिफरेंट होगा, क्योंकि किसी एक देश की सिमिलरिटी नहीं मिल सकती। और जब कोरिया है हमसे थोड़ा दूर है तो सिमिलरिटी मिलनी ही नहीं है, क्योंकि हमारा जीन भी उनसे डिफरेंट है। तो ऑफकोर्स कल्चर डिफरेंस है, बट अडेप्ट करना इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर जो ईजी से अडेप्ट करता है वो अडेप्ट कर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब कोरिया में ये इंडिया जैसे कुछ रहने के लिए सुविधा मिलती है या फिर वहाँ कोई अलग व्यवस्था मिलती है? किस टाइप की, आप किस फील्ड में? मतलब पढ़ने की या रहने की, मतलब खाने पीने की सारी सुविधा अलग से मिलती है या फिर इंडिया जैसी मिलती है? मतलब किस तरह की आप बात करें? इंडिया में एजुकेशन, अब जैसे आप पढ़ने गए तो यहाँ के जो इंडिया में लोगों को मिलते हैं वैसे ही कोरिया में मिलते हैं या फिर कोरिया में कुछ अलग तरीके से मिलते हैं?
सर मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे यहाँ एजुकेशन है, बुकें हैं, जैसे यहाँ बुक डिपो में मिलती है, खाना है जो यहीं सब्जी रोटी बनती है वही खाने को मिलती है, वही वैसे ही वहीं मिलता है या फिर कुछ अलग मिलता है? नहीं, सब जैसा कि मैंने अभी बताया कि कल्चर और सब संस्कृति सब कुछ डिफरेंट है, तो वहाँ का फूड सिस्टम अलग है, यहाँ का फूड सिस्टम अलग है। और रही बात, और आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं, अगर कुछ स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है, कुछ स्कॉलरशिप सिर्फ एडमिशन फ़ी देती है, तो वो उसमें इंक्लूड होता है आप कौन सी स्कॉलरशिप के माध्यम से जाते हैं। फिर अपने जैसे आपके पिताजी ने आपको वहाँ भेजा तो अपने यहाँ से खर्चा लगा या फिर सब गवर्नमेंट की ओर से लगा? मेरी स्कॉलरशिप फुली फंडेड थी 100%, तो मुझे कुछ भी चार्ज नहीं लगा अपना। अच्छा, जो ये गरीब परिवार के बच्चे जो आपको देखेंगे वो भी वहाँ जाना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था, कैसे करोगे आप वहाँ जाने की? नहीं, मेरा तो यही कहना है कि हाँ, अगर वो एजुकेशन देते हैं तो हर बच्चा जा सकता है, मैं ही नहीं या कोई और ही नहीं। यहाँ पे अमीर गरीब की कोई बात नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और आपने एजुकेशन पाया है, तो अगर कम्पीट करने की एबिलिटी है, हर कोई जा सकता है। और मेरा भी यही कहना है कि सब लोग पढ़ाई करें और उच्च शिक्षा से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। खैर, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा, जैसे जहाँ नए नए लोग होते हैं तो वहाँ पे फिर मैत्रिकता, फिर एक दूसरे के अनुकूल। वैसे आपके वहाँ भी यही जाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज वगैरह सीख जाते, मैत्रिकता वगैरह हो जाती है या फिर लंबा टाइम लगता है वहाँ पे? ये भी मेरा ये मानना है कि डिपेंड करता पर्सन टू पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की। अगर आपकी पर्सनैलिटी ओपन टू वर्ड है, अगर आप खुलेआम किसी से बात कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर आप बेझिझक वाले हैं तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, इस तरह का है। तो लोग, आप किस तरह किस तरह प्रिटेंड करते हैं लोगों के साथ, किस तरह आप रहते हैं, किस तरह आपका बिहेव है, उसी तरह सामने वालों का लोगों का बिहेव होता है। तो इतना प्रॉब्लम नहीं आया कि लोगों के साथ ढलना या इन्वायरमेंट के साथ ढलना या कल्चर के साथ ढलना, सब समय के अनुसार हो जाता है। अब मैं थोड़ा यहाँ वापस लाऊंगा आपको इंडिया में। जैसे आपने 10th की और 12th की एजुकेशन कहाँ से ली थी? मैंने अपना 8वीं तक का शिक्षा आदर्श विद्या मंदिर जोरीमना से किया। उसके बाद 8वीं से 12th तक मैंने श्री मरुद्र विद्यापीठ से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की। आपको पहले से ख्वाहिश थी या फिर वहाँ जाने की या फिर? नहीं, जब मैंने 12th की उसके बाद मुझे JNU का फॉर्म भरा था, मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं हुआ वहाँ पे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था सक्सेसफुली। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद मुझे इस स्कॉलरशिप का पता लगा, तो मेरे को लगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे भी जाना चाहिए। कई लोग होते हैं जो एक बार सिलेक्शन नहीं होता, सहन नहीं होता तो निराश हो जाते हैं। आपने ठीक कहा कि मेरा नहीं हुआ तो मैं दोबारा वहाँ हो गया मेरा, तो ऐसा हो जाता है कई बार सिलेक्शन नहीं होता तो निराश। उनको लिए क्या कहना चाहोगे? मेरा उनसे यही कहना है कि असफलताएं नहीं आएगी तब तक उस ज़िंदगी का जीने का या मेहनत करने का कोई मज़ा नहीं है। जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं लड़ोगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। और कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर दुनिया में सक्सेस हुआ है तो वो बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ के ही सक्सेस हुआ है। तो कोई भी कठिनाई आए उससे अब तुम हिम्मत से डट कर सामना करोगे तो सफलताएं तुम्हारे कदम चूमेगी। बहुत से लोग होते हैं जो ये कई बार कह देते हैं कि बेटी है, आप खैर बेटी हो, मेरे को ये सवाल नहीं कहना चाहिए, लेकिन भिखाराम जी ने आपको वहाँ पढ़ने के लिए भेज दी, अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजते, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेरा उनसे ये कहना है कि वो बेटियों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटा ही कर सकता है, ऐसा नहीं है, बेटियां भी कर सकती है, वो किसी से कम नहीं है। और अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो शायद कई गुना अच्छा कर दिखाए। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि वो अगर हो सके तो गर्ल्स एजुकेशन पे गवर्नमेंट से या फिर पेरेंट्स से कि उनको और से और बढ़ावा दिया जाए। खैर ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको भी, आपके परिवार को भी कहते थे कि आपकी बेटी को आप बाहर क्यों भेज रहे हो? आपके समाज कुछ लोग कहते होंगे, ऐसे अपवाद बहुत होते, आपको कहते हैं? ज़रूर, जैसा मैंने बताया कि बिना कठिनाइयों के तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में भी कठिनाइयाँ नहीं आई होगी और सोसाइटी ने भी, और मैं भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बट थैंकफुली मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये चांस दिया और मैंने इस चांस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर प्रॉब्लम्स आए उनका डटकर सामना करोगे तो सफलता तुम्हारे हाथ में है। पहले आपको कोरिया जाने की इसका श्रेय आप किसको दोगे? उसके बाद मैं आगे ख्वाहिश का पूछा, कोरिया जाने के सबसे आपको ज़्यादा सहयोग किसने का, श्रेय किसको दोगे? इसका श्रेय मेरे अपने पेरेंट्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, मेरी सोसाइटी को जाता है। अभी ये एपिसोड देखेंगे तो आपके परिवार के भी लोग देखेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया था? नाम बताना आपको नहीं, मैं किसी एक को नाम नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को मुझे पूरे फैमिली ने सपोर्ट किया है, मुझे अपनी सोसाइटी समाज ने किया है, सबको बड़ों का आशीर्वाद था तभी मैं आगे बढ़ी हूँ। मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मुझे एक पर्सन ने सपोर्ट किया, किस तरह मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हमेशा सहयोग सबका रहा है।
भविष्य में क्या करने की इच्छा है? मेरे को गर्ल्स एजुकेशन पे इम्प्रूवमेंट करना है मुझे। और आगे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, क्या जनता के लिए आप क्या करोगे? जनता के लिए तो मुझे नहीं पता, बट मुझे मेन जो मेरा टारगेट है, मुझे गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना है। ख्वाहिश और क्या है? और ख्वाहिश कुछ नहीं, बस सब शांत गर्ल्स एजुकेशन बढ़े और जो समाज है मेरा वो भी आगे बढ़े, उनको पता लगे कि शिक्षा का महत्व क्या है। वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बिग जी की कुछ एक ख्वाहिश है, कुछ इच्छा है, आप उसको कैसे पूरी करोगे? उनकी ख्वाहिशें मैं पूरा करूँगी हमेशा, और मैं उनकी ख्वाहिशों पे रही हूँ आगे भी। आपको ये एपिसोड देखेंगे बहुत से लोग, उनको आप क्या कहना चाहोगे? मेरा उनसे यही कहना है कि आप पढ़ाई का डटकर सामना करें, और पढ़ाई कठिनाइयाँ आती है तो उनसे पीछे नहीं हटें, क्योंकि असफलता के आगे ही सफलता है। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि वो हर मुश्किल में अपनी मेहनत करना ना छोड़े, अपना टारगेट बनाएं और उस टारगेट को पकड़ने की कोशिश करें। और दूसरा मेरे गर्ल्स एजुकेशन को लेकर ये कहना है कि उनके पेरेंट्स से कि वो प्लीज़ उनको एक चांस दें, ताकि वो कुछ कर दिखाए, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि कुछ नहीं कर सकती और हमें क्यों पढ़ाना है, ये दिमाग में ना आए। उनको चांस दिया जाए पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी से कम नहीं। कुछ एक जो लड़कियाँ होगी वो आपको आदर्श मान के वो भी पढ़ाई करनी चाहेगी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? अगर वो मुझे आदर्श मानकर पढ़ना चाहेगी तो मेरा एक ही कहना होगा कि हर मुश्किल का डटकर सामना करे और कड़ी मेहनत करे, उसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। थैंक यू। ये थे मेरे साथ धोरीमना क्षेत्र की बाड़मेर की लाडली बेटी पेम्पो प्रतिभा, जो